गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर कॉमर्स। आज हम लोगों का पार्ट 23 लेक्चर है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का, दैट इज द रूरल डेवलपमेंट। महात्मा गांधी ने कहा भी था, द फादर ऑफ नेशन, भारत गांव में बसता है। और ये सत्य भी है। आज भी हमारा 2/3 पॉपुलेशन 67% करीब 66 to 67% पॉपुलेशन आज भी गांव में बसती है। लेकिन ये भी सही है कि जो ध्यान आज गांव की तरफ दिया जाना चाहिए था वो भी नहीं दिया जाता है। पहली चीज ये, और आज भी जो है गांव में बसती है, 67% आबादी हमारी आज भी गांव में रहती है। लेकिन ये भी सत्य है कि गांव में जो है हमारा जो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो रूरल डेवलपमेंट पर आधारित है, उसका एक पार्ट होता है, वो 18% ही हमारे जीडीपी में योगदान देता है। तो कहीं ना कहीं कुछ है जो हम लोग आगे क्लास में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आज ये तो अभी हमने बोला कि 67% आबादी आज जो है गांव में रहती है और मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। और एग्रीकल्चर का हालत और जो रूरल डेवलपमेंट का है और एग्रीकल्चर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द जीडीपी, दैट इज द 18%। तो और ये भी सत्य है कि गांव का विकास के बिना देश का विकास नहीं संभव है। हमारे इसके पहले के जो गवर्नर थे रिजर्व बैंक के, रघुराम राजन जी, उन्होंने कहा भी था एक बार कि उनसे जब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पत्रकारों ने पूछा कि वाई द इंडियन इकोनॉमी इज नॉट डेवलपिंग, किसी संदर्भ में उन्होंने पूछा तो उन्होंने कुछ संदर्भ में बोला था कि रूरल सेक्टर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल in creating the demand. That's why Indian economy, the pace of Indian economy, the development of the pace of the Indian economy is very slow. यानी कि उनका भी मानना था कि जब तक गांव से विकास नहीं होगा तब तक विकास संभव नहीं है देश का। यानी कि गांव में डिमांड है, डिमांड तब आएगा जब पैसा आएगा, जब विकास होगा। तो एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण उठता है कि व्हाट इज द रूरल डेवलपमेंट। Before I elaborate what is the rural development, first we should know the difference between the growth and development. ये यहां बनता है कि हम उसको डिफाइन करें। Growth, when we are talking about the single segment of any society, that is the growth. But when we are talking about all the segment of the society is growing on, collectively we can say that is the development. जैसे एग्रीकल्चर ग्रोथ होता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सर्विस सेक्टर का ग्रोथ, सेविंग ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ। लेकिन हम जब सब पर टोटल कर देते हैं तो दैट इज द डेवलपमेंट। तो ग्रोथ इज द नैरो सेंस एंड डेवलपमेंट इज द वाइडर सेंस। हम यहां पर रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, रूरल ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट है क्या? अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी चीज होता है जो आपका, दैट इज द फर्स्ट लिटरेसी। लिटरेसी में आपका वुमेन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट। लिटरेसी में जो है आपको वुमेन लिटरेसी विशेष रूप से एंड स्किल डेवलपमेंट। सेकेंड, हेल्थ। थर्ड, लैंड रिफॉर्म। गांव में बड़ी भारी समस्या है। ये इकोनॉमिक ही नहीं, सोशल भी प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा मुकदमा सिविल कोर्ट में जमीन का ही चलता है। और ज्यादातर जो अपराध हो रहे हैं, जो अपराधी बन रहे हैं गांव से, वो लैंड का जो जमीन की वजह से जब लड़ाई झगड़ा, बदमाशी, खून खराबा हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है ना। चौथा, डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज।
in rural areas. Infrastructure facility, पांचवा, जिसमें आपका हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, इरिगेशन, रोड, ठीक है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड एक्सपेंशन ऑफ द कम्युनिकेशन फैसिलिटी। ये सारी चीजें। छठा आपका हो जाएगा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ठीक है, और इस तरह से प्रोग्राम को डेवलप करना ताकि लोग स्किल डेवलप हों और उनको वहीं गांव में ही रोजगार मिल जाए। ये सारी चीजें जो है अगर देखा जाए एक व्यापक, एक वाइडर सेंस में हम लोग रूरल डेवलपमेंट के रूप में ले सकते हैं, ठीक है ना। और जो लोग गांव में जो है एग्रीकल्चर से जो संबंधित लोग हैं ना, वहां पर उनको विशेष रूप से वो सहायता देना कि एग्रीकल्चर के साथ साथ जो एलाइड एग्रीकल्चर सर्विसेज हैं, अदर हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग है और आपका जो सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं, इसका भी विकास वहां पर हो सके। अब इसमें देखो जो एक डेटा दे रहा है, इस पर कहेगा कि आज जो है हमारे यहां, हमने अभी बोला कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन देखिएगा नए सुधार कार्यक्रम के कराने के बाद 91-92 में एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है वो 3% आ गया। ध्यान देना है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 3%, और 2014-16 में 14 और 16 में जो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरी से संबंधित जो हमारा ग्रॉस जो मूल्य की वृद्धि, जो उसका जो प्राइस, ग्रॉस प्राइस जो क्या कहते हैं इंक्रीजिंग रेट है, वो 1% से कम था। ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस प्राइस इंक्रीजिंग रेट, यानी कि जो इन सब चीजों में जो दाम बढ़ने का जो प्रवृत्ति है वो 1% रह गया था। नहीं, इतनी तेजी से आप देखो कि हर क्षेत्र में दाम बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में दाम बढ़ने का जो ग्रोथ रेट है वो 1% है, जिसका प्रभाव ये होता है कि गांव में जो है, जो क्या कहते हैं किसान हैं, उनको अपने प्राइस का, अपने मूल्य का सामान सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। सो मैनी इकोनॉमिक्स, उन्होंने कहा था कि जो गांव में जो एग्रीकल्चर में गिरावट है उसका मूल कारण है कि जो एक इन्वेस्टमेंट आना चाहिए रूरल सेक्टर में वो नहीं आ रहा है, ठीक है। और गांव में जो सबसे बड़ी समस्या जो आती है, जिसका हम लोग अब डिटेल एक अध्ययन करेंगे, कि गांव में आज भी मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, जो हमारा वहां पर पैसा, मनी की प्रॉब्लम है, और जो उसका जो एग्रीकल्चर से संबंधित जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें तमाम रुकावटें आती हैं। सबसे पहले जो है हम चर्चा करेंगे, दैट इज द क्रेडिट। देखिए, हमारा गांव जो है, बैंक, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक जो गांव के लिए ही बना है, कोऑपरेटिव बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये सब गांव में अन्य कई तमाम कारणों से ये पहुंच तो चुके हैं, लेकिन गांव के लोग जिनको छोटे छोटे लोन चाहिए, उनके पास तमाम पेपर नहीं होते,
उनको प्रोडक्टिव के साथ साथ अनप्रोडक्टिव पैसे पर्पस के लिए शादी ब्याह, श्राद्ध करना है, इन सब चीजों के लिए भी पैसा चाहिए, जबकि ये बैंक नहीं देते। जबकि रूरल फैसिलिटी, बहुत बैंकिंग फैसिलिटी रूरल सेक्टर में धीरे धीरे आरबीआई और गवर्नमेंट के अप्रोच से पहुंच तक गया है, बट स्टिल द रूरल पीपुल आर मोर डिपेंड अपॉन द साहूकार एंड महाजन। और जो जब एक व्यक्ति साहूकार महाजन के चंगुल से पहुंच गया, तब तो समझिए कि वो बर्बाद है। एक दादाजी लोन देंगे, उसका किस्त पोता तक चुकाएगा, तब भी उसका मूलधन, उसका ब्याज भी नहीं खत्म होगा, ना मूलधन तो दूर की बात है। और होता क्या है कि वो व्यक्ति जो अपने जमीन का मालिक होता था, वहां पर मजदूर हो जाता है, उसका जमीन पर कब्जा हो जाता है उसका, क्योंकि खाली कागज पर लिखवा लिया जाता है और उसके बाद धीरे से जमीन पर उसका कब्जा हो जाता है। अब ये सारी चीजें बहुत बड़ी समस्या आज भी है। जबकि 1982 में भारत सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द गार्जियनशिप ऑफ द आरबीआई established the NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ध्यान से सुनना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ये इंडिया का द एपेक्स बैंकिंग सिस्टम रिगार्डिंग द रूरल डेवलपमेंट, रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। आप इसका बहुत ऐसे लगा सकते हो कि रिजर्व बैंक के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। वन ऑफ द डिप्टी गवर्नर इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द नाबार्ड। नाबार्ड का मूल काम होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये फाइनेंस देना। नॉट ओनली इट गिव द फाइनेंशियल फैसिलिटी टू द रूरल पीपुल, but it also provides the financial assistance to all the commercial bank, regional rural bank, and any financial institution engaged in the development of the rural areas, and all the technical assistance to all the other institutions which are engaged in the development of the rural area. यानी कि नाबार्ड फाइनेंशियल असिस्टेंट सबको देता है, बैंकों को भी देता है, सबको देता है। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट, कोई यूनिवर्सिटी अगर काम कर रहा है जो रिसर्च और डेवलपमेंट पर, उसको भी ये फाइनेंस करता है। तो नाबार्ड इज द एपेक्स बॉडी, यानी कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो रूरल डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, उनको नाबार्ड ही उनको फाइनेंस करता है। और अदर ये फाइनेंशियल असिस्टेंस और टेक्निकल असिस्टेंस ये अदर इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस को भी देता है जो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट पर वर्क करते हैं। इसके साथ साथ रीजनल रूरल बैंक भी है, लैंड डेवलपमेंट बैंक है। लैंड डेवलपमेंट बैंक का काम होता है कि आपके जमीन को मार्गेज करके उसके डेवलपमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। इसके साथ साथ आजकल जो है एक और भी फॉर्मल एक क्रेडिट सिस्टम डेवलप किया गया है, EHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये गांव में एक बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप किया गया है, ठीक है ना। इसमें जो है वहां पर जितने भी लोग हैं उसमें अब तक जो है इसमें 2019 तक 54 लाख महिलाएं, ये स्पेशली महिलाओं के लिए 54 लाख महिलाएं स्वयं सहायता ग्रुप में इसमें जुटी हैं। और महिला, ठीक है, 54 लाख 19 स्वयं सहायता ग्रुप में, और लगभग 6 करोड़ इसके टोटल इसका जो है महिलाएं इसमें जुड़ चुकी हैं अब तक। टोटल लगभग 10,000 से 15,000 रुपया प्रति एसएचजी, और इसके अतिरिक्त अपार्ट फ्रॉम दिस 2.5 लाख रुपया प्रति एसएचजी जो है एक निधि के रूप में सामुदायिक, जिसको कहा जाता है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट ऑफ सेल्फ हेल्प फंड, स्थापित किया गया है। उसके तहत इनको फाइनेंस किया जाता है, जिसके फलस्वरूप जो गांव की महिलाएं हैं उनको रोजगार दिया जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब होता है खुद काम कीजिए, खुद सहायता कीजिए, आगे बढ़िए। और उसका इसको हम लोग माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम भी हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। और जो एक दूसरी प्रोग्राम ग्रामीण बैंकिंग में, रूरल डेवलपमेंट में अगर हम लोग बात करते हैं उसका, तो सबसे बड़ी चीज है वहां पर कि यहां पर जो सबसे बड़ी एक समस्या देखी जा रही है वो है स्टोरेज की। एक किसान जो है सामान बना देता है और वो सामान को कहां रखे,
पर्याप्त स्टोरेज सिस्टम नहीं है। और हमारी जो बैंकिंग फैसिलिटी है अभी भी इसमें बहुत सकारात्मक पॉजिटिव अप्रोच नहीं अपना पा रहा है, ठीक है ना। यानी कि आज भी जो है हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि स्टोरेज सिस्टम एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो जाए। जो अच्छा, बैंक क्यों नहीं इंटरेस्ट लेते, उसके पीछे कारण क्या है? जो डिपॉजिट ऑफ द मनी हम और लोन, तो लोन तो लोग ले लेते हैं, लेकिन रिकवरी रेट जो है गांव में बहुत कम है, जिसका परिणाम होता है बैंक का पैसा गांव में डूब जाता है, एनपीए बढ़ने लगता है। उसके बाद गांव बैंक स्टिल इज नॉट इंटरेस्टेड टू गिव द लोन, ये होता है। यहां पर जो एक चीज हम बोलना चाहेंगे कि ये तो प्रॉब्लम है ही है कि बैंक इंटरेस्टेड नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें दोष हम बैंक का भी नहीं देंगे, क्योंकि जो एग्रीकल्चर वो मानसून पर डिपेंड करता है, और मानसून पर जब डिपेंड करता है, जब पैसा नहीं ले पाएगा तो बैंक वाले अलग अपना वो करेंगे, और जिसका परिणाम होता है और इसका परिणाम होता है कि बैंक उसमें उनको देना भी नहीं चाहेगा। और मानसून तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था मानसून पर निर्भर है। यहां पर एक और हम बात करना चाहेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, कि आज भी हमारे जो एग्रीकल्चर किसान भाई है, अगर देखा जाए तो वो उतना पैसा नहीं पाते। 2 रुपया किलो अगर प्याज या कोई सब्जी है, मार्केट में अगर हमको 20 रुपया मिलता है तो उनको 2 से 3 रुपया उनको मिलता है। बीच में जो मिडिल मैन है, ये कहीं ना कहीं इनका जो वो है वो पैसा वो कर ले जाते हैं, सादा कम कर ले जाते हैं। एक सबसे बड़ी चीज है, वैसे गवर्नमेंट ने नेफेड की संस्था खोल भी दी है जो मार्केटिंग का काम करती है, लेकिन शायद आम जो हमारा कृषक भाई है उसके पास तक वो नहीं पहुंच पा रहा। अब जो हमारे अगर मार्केटिंग सिस्टम इस तरीके से डेवलप हो, जिसमें आपका कलेक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर गुड्स हो, स्टोरेज ऑफ द एग्रीकल्चर गुड्स हो, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पैकिंग सिस्टम, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये अगर अच्छी तरीके से हो जाए तब ये जाकर के यहां पर ये सारी चीजें अच्छे तरीके से हो जाएगी। यहां पर सरकार को जो एक चीज करना पड़ेगा, जो हमारे निजी जो व्यापारी, जो इन लोगों के जो एग्रीकल्चर मूल तक जो किसान हैं, उनके फायदे को ये हड़प कर ले जाते हैं, गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करना चाहिए। और इसके दिशा में सरकार ने जो है अभी थोड़े दिन पहले एक विधेयक लाया है कि एक जो किसानों के संदर्भ में इसका तमाम आंदोलन हुआ, एक पॉलिटिकल इशू बना, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक सरकार ने एक योजना लाया है और ताकि जो है इनको अपने जो भी इनका अनाज है उस पर उनको अपना अच्छा खासा उनको पैसा मिल जाए और इंडिया में कहीं भी ले जाकर के उसको बेच दे। ये एक इस तरीके से ये कानून को लाया गया है और इसको जो है इस कानून में क्या क्या डिटेल है इसको हम किसी दिन आप क्लास में अगर पूछोगे तो हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी 2 महीना पहले संभवतः अगस्त या सितंबर में जब सेशन चल रहा था पार्लियामेंट में, उसमें एक विधेयक ला करके एग्रीकल्चर के जो मार्केटिंग के संदर्भ में एक बहुत अच्छा एक स्टेप उठाया है। हाँ, डिस्कशन में कुछ लोग इसकी आलोचना और इसका जो है तमाम चीजों पर इसकी तारीफ कर सकते हैं, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक पॉजिटिव अप्रोच लाया है। अगर हम एग्रीकल्चर की मार्केटिंग के लिए सुधार की बात करेंगे तो उसमें हम 4 पॉइंट पर बात करना चाहेंगे। जो पहला कार्यक्रम होगा वो होगा रेगुलेट द मार्केट। मार्केट को सही तरीके से रेगुलेट कीजिए ताकि जो किसान भाई हैं उनको भी फायदा हो और दूसरा हमारे जो कंज्यूमर हैं उनको भी फायदा हो। ये नहीं देखना है कि सिर्फ वहां पर सामान जो है एग्रीकल्चर गुड्स मंडी में पहुंच जाए और कंज्यूमर को माने मिडिल मैन जब तक कम नहीं होंगे तब तक ये नहीं होगा। तो वहां पर जो है इस तरीके से व्यवस्था करें कि मंडी तक उनका अनाज पहुंचे और उस मंडी को जो मंडी पर भी यानी कि दोनों पक्ष को फायदा हो। दूसरा जो बात करना पड़ेगा अब वो बात करना पड़ेगा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से, जैसे आपको जो सड़क है, रेल मार्ग है, ठीक है ना, आपका जो स्टोरेज सिस्टम, वेयर हाउस फैसिलिटी है,
कोल्ड स्टोरेज है, प्रोसेसिंग हाउसेस है, इसको जो है और अच्छे तरीके से हमको विकास करना पड़ेगा। देखिए, सामान खराब ना हो जाए। कई बार आया है, एक बार हमको खुद याद है कि इंडिया में जो है दाल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और वही एक रिपोर्ट आया कि कलकत्ता के जो है वहां पर जहां पर रेल के जो वो था, वहां पर कई सौ टन दाल क्या करते हैं बाहर पड़े पड़े सड़ गया खुले में। इसका मतलब ये कहने का वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, गोदाम जिसको कहेंगे, ये सारी चीज जो हम कैसे उसको प्रोटेक्ट करें, ये सारी चीजों की फैसिलिटी आज भी कम है। तो वेयर हाउस जो फैसिलिटी है, वो वेयर हाउस फैसिलिटी नॉट ओनली द प्रोटेक्ट द गुड्स एग्रीकल्चर बट आल्सो इट बैलेंस द डिमांड एंड सप्लाई। जब दाम अगर गिर रहा है तो हम माल को रोक करके गोदाम में रख देंगे ताकि दाम न गिरे, और अगर दाम बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो उससे सामान निकाल करके हम उसको एक कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट भी एक अच्छे तरीके से काम कर सकती है। तीसरा है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कि उनको अच्छा रेट मिल जाए, जो हमारे किसान भाई हैं उनको अच्छा रेट मिल जाए। जैसे कि गुजरात और अन्य में आपका जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, आनंद मिल्क सोसाइटी, जिसको आप लोग अमूल्य बोलते हो, बाद में अब तो ये लिमिटेड कंपनी हो गया, इस टाइप की स्थापना की गई। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण अमूल्य का था कि कैसे जो है गुजरात में जो दूध उत्पादक जो हमारे थे, उनको दूध को इकट्ठा करके किस तरीके से एक शुरू किया गया। अगर इस तरीके से काम गांव में आज हो तो नॉट ओनली इट विल अफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो इट विल अफेक्ट द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। उनकी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था दोनों ही तरीके से उनका बढ़ेगा। चौथा हम डिस्कस करना चाहेंगे इसमें स्ट्रक्चरल जो मीन्स है, जो हमारी प्रॉब्लम है उसको दूर करना। स्ट्रक्चर माने कहीं ना कहीं नीति संबंधित हमारे पास कुछ गड़बड़ियां हैं, उसमें हमको दूर करना पड़ेगा। और उसमें सबसे पहला मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आपको जो है सीलिंग जो फ्लोर प्राइस मतलब जो निम्न मूल्य है उसको तय करना पड़ेगा कि किसान उससे नीचे बेच ना पाए। दूसरा, जो हमारा भारतीय फूड कॉर्पोरेशन है, इंडियन फूड कॉर्पोरेशन है, वो गेहूं और चावल को जो है उनको सही तरीके से स्टोरेज करे। तीसरा, जो राशनिंग सिस्टम है, वितरण प्रणाली है, उसको करे। ठीक है ना। इसमें एक चीज और बताएंगे कि किसानों को सही दाम मिल जाए, उपभोक्ताओं को सही रेट पर सामान मिल जाए। इसके लिए यह है कि गवर्नमेंट खुद उसको अगर खरीद लेती है, और इस दिशा में जो हमने बताया कि सितंबर में जो एक्ट पास हुआ, इसमें काम किया गया है, और उसको एक जो है लोगों को उचित मूल्य पर, मिडिल मैन को बिना डाले उसको उचित मूल्य पर उसको राशन की दुकान से हम उसको बंटवा दें। ठीक है ना। और आज क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर में, हम लोग किसानों की बात करते हैं, लेकिन ये सारी जो फैसिलिटी हम देखते हैं कि जो जमींदार और बड़े किसान हैं वो निश्चित रूप से वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति भी होते हैं, ये सारी सुविधाएं उनको मिल जाती है। और जो छोटे किसान हैं हमारे, उनको ये सुविधा नहीं मिल पाता है। गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि ये छोटे किसानों को किस तरह की सुविधा मिले, ये सारी चीजों को उसमें देखना पड़ेगा। इसमें जो है किसी न किसी तरह के गवर्नमेंट को अपने मध्यस्थता में ये काम करना पड़ेगा। ठीक है ना। और एक चीज है, गवर्नमेंट मध्यस्थता करे लेकिन इंटरफेयर मार्केट में नहीं करे। ध्यान देना, गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन हो लेकिन इंटरफेयर ना करे। एक ऐसा सिस्टम डेवलप करे जिसमें किसानों का फायदा हो। एग्रीकल्चर जो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का जो हमारा कॉमर्शियलाइजेशन हुआ रहा है, उस दिशा में जो है कुछ हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनको कहते हैं, उन्होंने कहा है कि इसी की दिशा में कि गवर्नमेंट should not interfere in the market, but government should regulate the market so that the small agriculturists should be benefited. ये यहां पर था, हम लोग यहां पर था। मेरे ख्याल से बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में जो है एक हम आएंगे, क्योंकि मैंने एक चीज स्टार्टिंग में कई बार हमने बोला कि टू मच dependability on the agriculture always bring the unemployment. This guy is unemployed.
जब एग्रीकल्चर पर ज्यादा, एग्रीकल्चर क्यों नहीं ग्रोथ कर पा रहा? क्योंकि जो भी व्यक्ति आया उसी में एग्रीकल्चर में लग गया। पहले 2 भाई थे, 4 भाई थे। अब हम कौन कौन से एलाइड सर्विसेज डेवलप करें कि जो सरप्लस जो व्यक्ति एग्रीकल्चर में है उनको निकाल करके हम एग्रीकल्चर से ही संबंधित व्यवसाय में अगर उनको डाल देते हैं तो निश्चित रूप से एग्रीकल्चर का जो हमारा जीडीपी % योगदान है वो बढ़ेगा और हमारी रूरल इकोनॉमी डेवलप करेगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय।